नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी से मुख्यमंत्री ने बात की और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया। एबीपी गंगा पर बोले सीएम त्रिवेंद्र रावत। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाएं अभी प्रतिबंधित रहनी चाहिए, उत्तराखंड में अभी किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए और यूपी से प्रदेश की ज्यादातर सीमाएं लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने यही सुझाव दिया है कि ये जो लॉक है, जो डाउन है, ये बना रहना चाहिए और एंट्री उत्तराखंड में फिलहाल अभी किसी को नहीं होनी चाहिए। राज्य की सीमाएं अभी प्रतिबंधित रहनी चाहिए क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है अभी। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। ये जब विदेशों से यहाँ तक पहुँच सकती है तो फिर पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, और क्योंकि आज हम एक दूसरे से बहुत गहराई से और तीव्र संपर्क में कहना चाहिए, उत्तराखंड तो आधा उत्तराखंड से बाहर रहता है और इसलिए हमने ये सजेस्ट किया है कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको अभी प्रतिबंधित रखना चाहिए। जो आवश्यक सेवाएं आज लागू हैं वो रहनी चाहिए, लेकिन इन जनरल जो आवागमन है उसको हमको रोके रखना चाहिए। अपने राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है और जो हमारे सीमाएं हैं, नेपाल से हमारी सीमा है, इधर बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बरेली है, इधर बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ये हमारे एकदम रोज के कनेक्शन वाले जिले हैं। और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई और जो सुझाव मुख्यमंत्री ने दिए, इससे जो बार बार हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो कुछ संकेत स्पष्ट भी हैं जिस तरीके के सुझाव त्रिवेंद्र रावत ने दिए हैं या फिर जिस तरीके के सुझाव और मुख्यमंत्रियों ने दिए। देखिए, ये आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन बढ़ाने से पहले प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद स्थापित किया था, तो उस दिन भी ये कयासबाजियों का ही दौर था। तो सभी को, किसी को भी खबर नहीं थी कि ये लॉकडाउन चलेगा या रुकेगा। केवल मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, बाकी सभी मुख्यमंत्री मौन थे। तो वो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री की बैठक में, प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बात होती है उसे गोपनीयता के साथ गोपनीयता बरती जाती है, उसको लेकर के उसको इतना जल्दी खुलासा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अभी 3 मई बहुत दूर है, इसमें कई दिन हैं। तो इसके बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल से 3 मई को शाम को जिस तरह से फैसला लेना होगा गवर्नमेंट लेगी। लेकिन आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने तमाम अपडेट उत्तराखंड के प्रधानमंत्री को दिए हैं। जैसा अभी आपने हमारे दर्शकों को दिखाया कि उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाएं प्रतिबंधित रहनी चाहिए, बाहर से किसी का भी आगमन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो लगातार लोगों की आमद जो हो रही थी बाहर से, उसी की वजह से ये संक्रमण फैला है और उसी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। और दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि जो मनरेगा के 1 साल में 100 दिन का रोजगार निश्चित होता है, चूंकि अभी लॉकडाउन है, ग्रामीण इलाकों में कामकाज शुरू हो गया, तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए ताकि जो निचला तबका है उनकी आजीविका सहज ढंग से चल सके। जी बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ आप बने रहिए। कोरोना को लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ रहा है। मसला इसलिए भी गंभीर हो गया है कि एक नर्सिंग स्टाफ तक में कोरोना की पुष्टि हुई है। ऐसे में अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, साथ ही प्रशासन को सहयोग करना भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा इस बात से संतुष्ट जरूर है कि सूबे में कोरोना को फैलने से काफी हद तक रोका गया है, मगर इस समय सबसे बड़ी परेशानी वो लोग हैं जिनके बारे में ये नहीं पता चल पाया कि उनमें कोरोना का संक्रमण आखिरकार हुआ कैसे। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सही जानकारी दें और किसी तरह की जानकारी छिपाएं नहीं। जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स निकल रहे हैं
वो लगभग वही लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन के हैं या जो सस्पिशन के दायरे में हैं, जिनके ऊपर हमें या जो एज़ पर प्रोटोकॉल शक है कि ऐसे लोग जो है कोरोना पीड़ित हो सकते हैं, लगभग ये उन्हीं लोगों में से निकल रहा है। इसलिए किसी को ऐसे घबराने की बात नहीं है और ये अच्छी बात है कि जो भी पॉजिटिव हैं वो सैंपल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनका फिर इलाज हो रहा है और उनको कम्युनिटी से अलग किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस 15 मार्च को सामने आया था। पहले चरण में वो लोग सामने आए जिनकी विदेश से ट्रैवल हिस्ट्री थी, दूसरे वो लोग थे जो जमात से लौटे थे। वहीं अब ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं पता चल पाया है। एम्स ऋषिकेश के यूरोलॉजी आईपीडी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव मिले। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित हेल्थ केयर वर्कर 1 से 5 तारीख तक बनारस की 5 दिन की यात्रा पर था, जबकि वो 16 से 18 मार्च को गंगानगर ऋषिकेश में अपने मित्र से मिलने चला गया। आशंका है कि इसी दौरान वो किसी के संपर्क में आया हो। 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम्स जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण रेट देश की तुलना में काफी कम है। इस 6 सप्ताह में हमारे प्रदेश में 4,726 सैंपल्स की अभी तक चेकिंग हुई है। 4,675 सैंपल नेगेटिव, 51 सैंपल पॉजिटिव। उत्तराखंड का इन्फेक्शन रेट 1.08%, जो कि राष्ट्रीय की तुलना में बहुत कम है। 13 दिन पहले हमारे प्रदेश का इन्फेक्शन रेट 2% से ज़्यादा था। निरंतर हम इन्फेक्शन रेट या संक्रमण दर में कमी आते हुए देख रहे हैं। 51 पेशेंट्स में से 28 पेशेंट्स उत्तराखंड के रिकवर हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये तस्वीर है और उत्तराखंड में कोरोना से जुड़े अपडेट की अगर हम बात करें तो प्रदेश में आज कोरोना का कोई केस नहीं आया। उत्तराखंड में कोरोना के 51 केस कुल हैं। आज 34 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं और लॉकडाउन उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, अगर हम बात करें, जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, जो बढ़ने का रेट है वो कम है, लेकिन चुनौतियां फिर भी बरकरार हैं और लॉकडाउन उल्लंघन का जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और ये जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वाकई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी जिस मामले को लेकर हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई है, तो उसमें इतना अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तराखंड में अभी तक 51 मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम 2/3 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और इस समय मात्र 18 लोग एक्टिव कोरोना पॉजिटिव हैं जो एडमिट हैं किसी न किसी हॉस्पिटल में। लेकिन आप जानते ही हैं कि चूँकि बीमारी जिस तरह की जितनी घातक ये है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ठीक होकर घर जा भी रहे हैं और एक भी व्यक्ति बचा है, अगर किसी सैंपल की रिपोर्ट भी बची है, तब तक भी उतनी ही सावधानी बरतनी होगी जितनी मरीजों के आने पर, कोरोना पॉजिटिव आने पर बरती जाती है। तो इसलिए अभी 400 से ज़्यादा सैंपल बचे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। आज एम्स ने 70 मामलों की जांच की और उनकी रिपोर्ट भेजी। उनमें से 64 मामले जो जिनकी रिपोर्ट आई है वो सब नेगेटिव आए हैं। अभी 4-5 मामलों की रिपोर्ट अभी और आना बाकी है। और जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले हैं, इनमें लगातार पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई कर रही है। और लेकिन आप जानते ही हैं, चूँकि उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक थोड़ा लॉकडाउन में शिथिलता बरती गई है, ताकि लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं को ले लें, खरीदारी कर लें, आवश्यक सेवाएं जो हैं उनका लाभ ले लें। लेकिन फिर भी अब लोग हैं वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और जब एक थोड़ा भी मोब घूमने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बाबा केदार की डोली अपने दूसरे पड़ाव लिंचोली पहुंच चुकी है और इस बार लॉकडाउन की वजह से डोली के साथ बेहद कम लोग नजर आ रहे हैं। बर्फीले रास्ते से होकर बाबा केदार की डोली लिंचोली पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद कल बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। तो ऊखी मठ से बाबा केदार की यही डोली चलती है जो केदारनाथ ले जाई जाती है और ये जो दूसरा पड़ाव है वहां पर
बाबा केदार की डोली पहुंच गई है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाबा केदारनाथ की ये देव डोली है, इसे उत्सव विग्रह भी कहते हैं, उत्सव प्रतिमा भी कहते हैं। और बर्फीले रास्तों से होते हुए इस डोली को केदारनाथ ले जाया जा रहा है। लिंचोली पहुंच गई है और जो दूसरा पड़ाव है इसके बाद गौरीकुंड में पड़ाव होगा और फिर अगले दिन बाबा केदारनाथ की ये डोली केदार धाम पहुंच जाएगी। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में आने की इजाजत नहीं है। देवों के देव महादेव का धाम केदारनाथ इस बार वीरान है। लॉकडाउन की वजह से धाम में वो चहल पहल नहीं है जो पिछले साल थी। उनतीस अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। फिलहाल मंदिर के आसपास का नजारा देखिए, यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता तैयार किया गया है ताकि बाबा की डोली को मंदिर तक लाया जा सके। भीमबली में रात्रि विश्राम के बाद बाबा की डोली मंगलवार को केदार धाम पहुंच जाएगी। इस दौरान डोली इन बर्फीली रास्तों से होकर गुजरेगी। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदार धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच पैदल मार्ग पर कई जगह अभी भी बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं, जिनके बीच से फिलहाल आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया है। केदारपुरी की चारों ओर की पहाड़ियां अभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं। नजारा देखिए, पहाड़ियां अभी भी दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही हैं। कपाट खुलने के मौके पर हर साल तीर्थ यात्री इस मनमोहक खूबसूरती का भी लुत्फ उठाते थे, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो सकेगी। सिर्फ मंदिरों के कपाट खोलने की इजाजत दी गई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदार धाम में फिर से मौसम बदल गया है। केदार धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। अप्रैल महीने में भी केदार धाम में बर्फ गिर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर केदार धाम से, रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है। और देखिए, तस्वीर भी आपके सामने है। एक तरफ तो दिन रात जो कर्मचारी हैं वो रास्तों से बर्फ को हटाने के काम में लगे हैं, ताकि बाबा की जो देव डोली है, जो उत्सव विग्रह है, वो आए तो रास्ता साफ रहे। लेकिन लगातार बर्फबारी भी जारी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि लॉकडाउन के बीच श्रद्धालुओं का जो रेला आता था वो नहीं आएगा। लेकिन ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदार घाटी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम पूरी तरीके से यहां पर बदल चुका है। हालांकि बर्फ को हटाने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है और अप्रैल के महीने में भी केदार धाम में बर्फबारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में 70,000 से ज्यादा लोग अपने घर लौटे हैं। अब सरकार इनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
करना चाहते हैं तो हम 5 लाख रुपए प्रत्येक आदमी को जो है बिना ब्याज के देने वाले हैं। कोई इंडिविजुअल काम करना चाहता है तो उसको 1 लाख रुपए बिना ब्याज के हमारे कोऑपरेटिव चैनल को देंगे, ताकि उनको पैसे की कहीं कोई दिक्कत ना आए। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि ये लोग किन परिस्थितियों में पलायन को मजबूर हुए, इनकी आमदनी के स्रोत क्या हैं, ये किन क्षेत्रों में काम करते थे और इन्हें उत्तराखंड में किस क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है। इन लोगों से बातचीत की जाएगी। इनमें से उधर अल्मोड़ा में प्रशासन ने होम स्टे पर छापेमारी की। आरोप है कि इन होम स्टे में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने जिसमें 2 होम स्टे का 10-10 हजार का चालान किया था। आरोप है कि होम स्टे संचालकों में रजिस्टर में सही जानकारी नहीं भरी। वर्तमान में कसार देवी में 35 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर से कुछ शिकायतें आती है कि जो फॉरेनर हैं वो अभी रुके हुए हैं और इनका फॉर्म से नहीं भरा गया है। इसी कारण से हम लोगों के इसमें राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। लेकिन जो हमने देखा कि यहाँ पर फॉर्म सी तो भरे हुए हैं, लेकिन इनके जो रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं किए गए थे। और तेलंगाना में फंसे खटीमा के मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से उन्हें खटीमा वापस लाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे सभी मजदूर खटीमा के सिसैया मेलाघाट गांव के रहने वाले हैं। मजदूरों का कहना है कि तेलंगाना में खाने पीने का सही से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ खाने रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पानी का भी समस्या था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं मिला है। चावल मिला था, उसमें भी खराब चावल है, वो खाने लायक नहीं है। अतः हम अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करते हैं कि हमें अपने यहाँ उत्तराखंड में बुलाने का कष्ट करें। ये देखिए जिस रूम में रहते हैं उसका ये छत कमरा। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच कोटद्वार में इंस्पेक्टर अपने पत्नी से बालों की कटिंग करवाते नजर आ रहे हैं। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी ने अपनी पत्नी से न सिर्फ अपनी कटिंग करवाई, साथ ही बच्चों के भी बाल कटवाए। तो जो कि सैलून बंद है और कब खुलेंगे इसका कुछ पता नहीं है, इसीलिए घर वाले ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उधर नैनीताल के राजभवन में 122वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा ध्यान रखा गया। बताया जाता है कि राजभवन का काम 1897 से शुरू होकर 27 अप्रैल 1900 में खत्म हुआ था। राजभवन को आज भी राज्यपाल और वीवीआईपी लोगों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजभवन के एक हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से को पर्यटकों के लिए खोला जाता है। नैनीताल जो था एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का, जो बाद में यूनाइटेड प्रोविंसेस और फिर उत्तर प्रदेश बना। तो चूँकि ये राजधानी था, गर्मियों की राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो सेक्रेटेरिएट जो है वो 6 महीने के लिए यहाँ पर आता था। तो इस वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था उस समय। लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ये राजभवन का निर्माण किया गया था। ये राजभवन जो है ये गॉथिक शैली पर आधारित है और इंग्लैंड का जो बकिंघम पैलेस है उसी तरह का ये राजभवन जो है उसी राजमहल की तरह दिखाई देता है।